नमस्कार दोस्तों आज मैं आईटीआई वाले बच्चों के लिए एक नया सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें वे बच्चे जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से करते हैं उनके लिए आने वाले समय में बहुत ही सुनहरा अवसर होता है। जो बच्चे आईटीआई करते हैं वो आईटीआई कर लेने के बाद या तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए उनके पास एक सुनहरा अवसर होता है, या तो वो प्राइवेट सेक्टर में अपने जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वे बच्चे जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, जिनके लिए एक विशेष तैयारी की आवश्यकता पड़ती है, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए अभी तो वे बच्चे जो आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए भी आज मैं एक नया सिलेबस लेकर आया हूँ। इस सिलेबस को हम लोग फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो है हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लैब में प्रैक्टिकल दिया गया है वो सारे के सारे प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा और कराऊंगा। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो लेक्चर ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें बच्चों को पढ़ना होता है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको सिलेबस का डिज़ाइन इस तरह से करके रखा हूँ कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो मैं पूरे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का जो सिलेबस है इसको 4 यूनिट में बांट कर रखा हूँ। यानी 4 यूनिट का मतलब यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। तो अब बच्चों आप ध्यान देंगे कि यूनिट फर्स्ट में आपको कुछ चैप्टर आपको दिख रहे हैं, कुछ चैप्टर पढ़ने हैं। उसी तरह से यूनिट सेकेंड में आपको कुछ टॉपिक या कुछ चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से यूनिट थर्ड में आपको कुछ चैप्टर दिखाई दे रहे हैं और उसी प्रकार से यूनिट फोर्थ में आपको कुछ चैप्टर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं इन चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में क्या क्या आपको दिया गया है। तो दोस्तों ये सबसे पहले चैप्टर में आपको ट्रेड परिचय के बारे में जानना है, यानी आईटीआई ट्रेड क्या होता है, आईटीआई ट्रेड करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इस ट्रेड को करने के बाद हमें जॉब कहाँ मिलेगी, या इस ट्रेड को करने के साथ साथ और कौन सा कार्य हम कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग ट्रेड परिचय में देखेंगे। उसके बाद दूसरा है कि ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, मतलब ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में। यानी आपको जो है जब भी आप आईटीआई कर लेने के बाद किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्रीज में जाकर आप जॉब करते हैं, उसके लिए क्या क्या आपको सेफ्टी की ज़रूरत होती है। और अगर आपको हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो उसमें क्या आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ वाले चैप्टर में इन सभी बातों के बारे में आप डिटेल से जानेंगे। उसके बाद है अगला टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 3, बेसिक टूल्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मतलब आपका जो भी इलेक्ट्रीशियन में बेसिक टूल्स प्रयोग में लाए जाते हैं, जो भी औजार हम लोग प्रयोग में लाते हैं, उस औजार के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो चैप्टर है आपका बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको जो है आपका रजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होते हैं, करंट क्या होते हैं, चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, या प्रतिरोधों का संयोजन हम लोग सीरीज में या पैरेलल में कैसे हम लोग करते हैं, इसको हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे। दोस्तों अगला आपका चैप्टर नंबर 5 है डीसी सर्किट। तो ये डीसी सर्किट क्या है, डीसी सर्किट में हम लोग ओम्स का नियम, किरचॉफ्स का नियम, ये नियम कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं और इसके द्वारा न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये सभी इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग डीसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। अगला बात है, अगला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 6 है वायर्स एंड केबल। माने वायर्स का मतलब आपके कंडक्टर या तार के बारे में आपको जानना है कि किस किस प्रकार के तार होते हैं, कौन कौन से हमारे कंडक्टर होते हैं। जैसे हमारे कॉपर के कंडक्टर होते हैं, एल्युमिनियम के कंडक्टर होते हैं, चांदी के कंडक्टर होते हैं। इन कंडक्टर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, और जो हमारे केबल्स होती हैं, जैसे हमारे सिंगल कोर केबल होती है, 2 कोर केबल होती हैं, 3 कोर केबल होती हैं, इनको हम लोग कहाँ प्रयोग में लाते हैं और इनका डिजाइनिंग कैसा होता है, इन सभी के बारे में हम लोग वायर्स एंड केबल के बारे में इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगला चैप्टर है आपका सोल्डरिंग एंड ब्रेंजिंग।
माने सोल्डरिंग एंड ब्रेंजिंग ये भी इलेक्ट्रीशियन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसके द्वारा आपको सोल्डरिंग के बारे में, एक अच्छी सोल्डरिंग की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको ये सोल्डरिंग और ब्रेंजिंग वाले चैप्टर में बताया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है वायरिंग, यानी ये चैप्टर पढ़ लेने से आपको वायरिंग से संबंधित कोई शिकायत नहीं रहेगी। यानी इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद आप डोमेस्टिक वायरिंग यानी आप अपने घर की वायरिंग या कॉमर्शियल वायरिंग या किसी वर्कशॉप की वायरिंग या किसी फैक्ट्री या कॉलोनी की वायरिंग के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी कि हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं, वायरिंग करने के लिए हमारे इंजीनियरिंग रूल के हिसाब से नियम क्या होते हैं। तो इन सभी बिंदुओं के बारे में आपको चैप्टर नंबर 8 में बताया जाएगा वायरिंग के बारे में। उसके बाद आपको अर्थिंग के बारे में पढ़ना है। अर्थिंग करना क्यों जरूरी है, अर्थिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अगर अर्थिंग ना करें इसके नुकसान क्या होते हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग जब अर्थिंग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल से देखेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर है बैटरी एंड केमिकल सेल्स। आप सभी लोग बैटरी के बारे में देखे होंगे, जानते होंगे, आप अपने घर पर बैटरी को यूज करते होंगे, लेकिन तो बैटरी कैसे काम करती है, उसके अंदर क्या रिएक्शन होती है, ये आपको जानकारी नहीं होगी। इसलिए हम लोग बैटरी वाले चैप्टर में बैटरी के बारे में फुल डिटेल से जानेंगे कि बैटरी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसमें ये सेल का काम क्या होता है। तो ये सब चैप्टर नंबर 10 में आपको बैटरी एंड सेल्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, माने स्थिर वैद्युत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जब चार्ज हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है तो उसका स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 में फंडामेंटल ऑफ एसी, यानी इस फंडामेंटल ऑफ एसी की जो मूलभूत अवधारणा है इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। तो ये आपको यूनिट फर्स्ट में 12 चैप्टर आपको दिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करते हैं किसी भी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए, जो इलेक्ट्रीशियन कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके या अभी इलेक्ट्रीशियन कोर्स को ITI में इलेक्ट्रीशियन कोर्स को कर रहे हैं। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको 12 चैप्टर दिए गए। एक बार फिर से मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। सबसे पहला वाला चैप्टर है ट्रेड परिचय, दूसरा ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, तीसरा बेसिक टूल्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चौथा चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 5 है DC सर्किट, चैप्टर नंबर 6 है वायर एंड केबल, एंड चैप्टर नंबर 7 है सोल्डरिंग एंड ब्रेंजिंग, चैप्टर नंबर 8 है वायरिंग, चैप्टर नंबर 9 अर्थिंग, चैप्टर नंबर 10 बैटरी एंड केमिकल सेल्स, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चैप्टर नंबर 12 फंडामेंटल ऑफ एसी। तो दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट में 12 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम लोग यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड में आपको मशीन के बारे में ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलेगा। जैसे मशीन को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको मैग्नेटिज्म के बारे में जानना चाहिए या जानना होता है कि मैग्नेटिज्म होता क्या है या मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के गुणधर्म क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इसलिए यूनिट नंबर 2 में सबसे पहला जो चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 13 दिख रहा है मैग्नेटिज्म के बारे में, यानी चुंबकत्व के बारे में पढ़ना होता है। इस चुंबकत्व के बारे में पढ़ लेने के बाद आपको किसी भी मशीन के गुणधर्म, उसकी प्रॉपर्टी और मशीन कार्य कैसे करती है इसके बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा। यानी मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ने के बाद चैप्टर नंबर 14 में आप DC मशीन के बारे में पढ़ेंगे। DC मशीन में DC मोटर और DC जनरेटर आप पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होता है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक इम्पॉर्टेंट हमारा चैप्टर होता है इलेक्ट्रीशियन के लिए। ये हमारे आने वाले कंपटीशन के दृष्टिकोण से या आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसफार्मर चैप्टर होता है। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सिंक्रोनस जनरेटर। बच्चों सिंक्रोनस जनरेटर को हम लोग अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं या AC जनरेटर भी कहते हैं।
इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में या अल्टरनेटर के बारे में। उसके बाद सिंक्रोनस मोटर के बारे में, यानी जो सिंक्रोनस मोटर होती है ये क्या होती है, हम इसको सिंक्रोनस मोटर क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 18 में सिंगल फेज मोटर, यानी जो हमारी सिंगल फेज मोटर होती है, यानी जिसको हम लोग फ्रिक्शनल हार्स पावर मोटर कहते हैं, उसको चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 19 में इंडक्शन मोटर। अब इंडक्शन मोटर क्या होती है, इसको हम लोग इंडक्शन मोटर ही क्यों कहते हैं, जब इस मोटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी संरचना, इसकी कार्यविधि और इसका कहाँ कहाँ हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, इस सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपको स्पेशल पर्पज मोटर के बारे में भी, कुछ स्पेशल पर्पज मोटर होती है जो विशेष काम के लिए डिजाइनिंग की जाती है, इसके बारे में स्पेशल पर्पज मोटर के बारे में आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको चैप्टर नंबर 21 में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है कि जो भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हमारे एमीटर होते हैं, हमारे वोल्ट मीटर होते हैं, हमारे एनर्जी मीटर होते हैं, वाट मीटर होते हैं या पावर फैक्टर मीटर होते हैं, या हमारे CRO आपको दिखाया गया CRO, इन सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पढ़ना होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में। और CRO यानी कैथोड रेज ऑक्सीलेटर जो होता है ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इसको चैप्टर नंबर 22 में पढ़ना है दोस्तों। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 23 में ट्रांसड्यूसर के बारे में आपको पढ़ना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक प्रकार की ऊर्जा को या तो उसी प्रकार की ऊर्जा में बदल देती है या तो किसी दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या कर देती है या रूपांतरित कर देती है। तो ऐसी डिवाइस को हम लोग ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो कई तरह के ट्रांसड्यूसर होते हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो ये यूनिट नंबर 2 में ये चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 तक पढ़ना है। यानी चैप्टर नंबर 13 में मैग्नेटिज्म के बारे में, चैप्टर नंबर 14 में डीसी मशीन के बारे में, चैप्टर नंबर 15 में ट्रांसफार्मर के बारे में, चैप्टर नंबर 16 में सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में, चैप्टर नंबर 17 में सिंक्रोनस मोटर के बारे में, चैप्टर नंबर 18 में सिंगल फेज मोटर के बारे में, चैप्टर नंबर 19 में इंडक्शन मोटर के बारे में, चैप्टर नंबर 20 में स्पेशल पर्पज मोटर के बारे में और चैप्टर नंबर 21 में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, चैप्टर नंबर 22 में CRO के बारे में और चैप्टर नंबर 23 में ट्रांसड्यूसर के बारे में। यह सब मशीन के पार्ट्स हैं, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, जो कि कंपटीशन के साथ साथ आपका जो थियरी वाली सिलेबस होती है जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन में पढ़ते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ यूनिट नंबर 3, ये यूनिट नंबर 3 में हम लोग कौन कौन से चैप्टर को रखे हैं इसके लिए आपको देखना है। जैसे पावर जनरेशन, आप देखे होंगे कि हमारे भारत देश में या अभी तो पूरे विश्व में अलग अलग माध्यम से बिजली को उत्पादित किया जाता है या वोल्टेज को पैदा किया जाता है। जैसे हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, विंड पावर प्लांट होते हैं या जियोथर्मल पावर प्लांट होते हैं, जहाँ से हम लोग बिजली का जनरेशन करते हैं। तो इन सभी प्लांट के बारे में हम लोग पावर जनरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी चैप्टर नंबर 24 में आपको पावर जनरेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जब हम लोग पावर जनरेशन कर लेते हैं तो उसका ट्रांसमिशन करते हैं, तो चैप्टर नंबर 25 में हम लोग ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग जो पावर हमने जनरेट किया उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किस विधि का या किस प्रोसेस का हम लोग उपयोग करते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें आपको ट्रांसमिशन में पता लगेगा। तो जब हम लाइन को या पावर को ट्रांसमिट कर लेते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर तक हमें पावर को भेजना है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें करना पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस माध्यम से हम लोग करते हैं, इसके लिए क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर नंबर 16 में आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों हम लोग जब जनरेशन कर लेते हैं, उसका ट्रांसमिशन कर लेते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, तो ज़रूरी होता है कि हमारे जो भी हमारा ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है या जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन है उसकी सुरक्षा करना है। तो सुरक्षा करने के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। तो चैप्टर नंबर 27 में सर्किट ब्रेकर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह सर्किट ब्रेकर क्या होता है इसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब ये सर्किट ब्रेकर चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको सर्किट ब्रेकर के बारे में बताना चाहूँगा कि सर्किट ब्रेकर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सर्किट को ब्रेक, यानी ब्रेक का मतलब ऑन ऑफ करने के काम में आती है।
यह ऑन लोड या ऑफ लोड दोनों ही स्थिति में सर्किट को ऑन ऑफ करने के काम में आती है। यह ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह से प्रचालित किया जा सकता है। तो जब इसको हम लोग सर्किट ब्रेकर में पढ़ेंगे तो ये सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं, उन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सर्किट ब्रेकर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा होता है चैप्टर रिले। अब ये रिले क्या होती है दोस्तों, आप देखे होंगे कि आपके घर पर कोई छोटा कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या बड़े से बड़ा कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, अगर उसकी सुरक्षा की जा रही है तो उसमें रिले का प्रयोग जरूर होता है। ये रिले एक प्रकार से सेंसिटिव डिवाइस होती है जो कि वोल्टेज या करंट का मान एक निश्चित मान से अधिक हो जाती है तो ये उसको सेंस कर देती है और रिले को एक तरह से आदेश देती है, निर्देश देती है कि भाई ये रिले सर्किट ब्रेकर को निर्देश देती है कि सर्किट ब्रेकर तुम सर्किट को अब ब्रेक कर दो। तो रिले एक प्रकार की सेंसिटिव डिवाइस होती है। जब हम लोग रिले के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद इल्यूमिनेशन एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, यानी प्रदीपन। दोस्तों ये प्रदीपन क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कि अगर हमें कहीं लाइटनिंग की व्यवस्था करनी है, हमें कहीं प्रकाश की व्यवस्था करनी है, तो प्रकाश एक उचित व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें जहाँ ज़रूरत है वहाँ कम प्रकाश की व्यवस्था हो जाए और जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ अधिक हम लोग प्रकाश की व्यवस्था कर लें। तो इसके बारे में एक अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कहाँ पर किस लेवल का प्रदीपन होना चाहिए या इल्यूमिनेशन होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या फैक्टर इफेक्टिंग कारक होते हैं इल्यूमिनेशन को। ये सब सारी चीज़ें हम लोग प्रदीपन यानी इल्यूमिनेशन जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को सारी चीज़ें के बारे में जानकारी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हीटिंग। तो हीटिंग एक अच्छी प्रक्रिया होती है विद्युत के द्वारा। जैसे हम लोग हीटिंग करते हैं तो बहुत सारे काम हम लोग हीटिंग के द्वारा कर लेते हैं। जैसे हीटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कठिन से कठिन काम को हम लोग आसानी से कर लेते हैं। जैसे हीटिंग के द्वारा हम लोग आसानी से भोजन पका लेते हैं, किसी भी मटेरियल को आसानी से पिघला लेते हैं। अपितु यह हीटिंग का प्रयोग हम लोग जो हमारे डाकघर हैं जहाँ पर शवों को जलाया जाता है वहाँ पर भी हम लोग हीटिंग का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा शवों को हम लोग क्या कर लेते हैं, आसानी से जला लेते हैं। तो हीटिंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें कई तरह की हीटिंग होती है, एक रेजिस्टेंस हीटिंग होती है, एक आर्क हीटिंग होती है। तो जब भी आप हीटिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको हीटिंग के बारे में बताया जाएगा। उसी प्रकार से वेल्डिंग, आप वेल्डिंग के बारे में सुने होंगे, जानते होंगे। वेल्डिंग हम लोग क्यों करते हैं, किसी वस्तु को जोड़ने के लिए वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग का तरीका सही होना चाहिए जोड़ने के लिए, नहीं तो आपका समय के साथ साथ आपका मटेरियल का भी नुकसान होगा। तो वेल्डिंग वाले चैप्टर में आप वेल्डिंग पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद ये यूनिट नंबर 3 में आपको चैप्टर नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 को रखा गया है। इसमें पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट ब्रेकर, रिले, इल्यूमिनेशन, हीटिंग और वेल्डिंग के बारे में आपको पढ़ना है। उसी तरह से दोस्तों आपको चैप्टर यूनिट 4 में अब इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पार्ट्स रह जाते हैं जो कि यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है। जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जैसे सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, हम लोग डायोड का निर्माण कैसे करते हैं, डायोड कितने प्रकार के होते हैं, डायोड का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर पाते हैं, ये सब सारी चीज़ें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ना होता है। उसी प्रकार से ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर सर्किट के बारे में आपको पढ़ना है। डायोड से मिलाकर ये हम लोग ट्रांजिस्टर बनाते हैं और इसी ट्रांजिस्टर का जब हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम लोग एम्पलीफायर कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर सर्किट के बारे में आपको पढ़ना है। ऑक्सीलेटर के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको ट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होती हैं, जो विद्युत रेल होती हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद स्कीमेटिक एंड कास्टिंग। ये स्कीमेटिक एंड कास्टिंग क्या होता है दोस्तों, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग किसी बिल्डिंग, किसी भवन या किसी बहुमंजिला इमारत की वायरिंग करते हैं तो वायरिंग करने से पहले हम लोग एस्टीमेट बनाते हैं कि वायरिंग में हमारा क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं और उसका कास्ट कितना आएगा। तो ये सब सारी चीज़ों का प्लान हम पहले से ही बना लेते हैं। तो इसकी जानकारी आपको एस्टीमेटिंग एंड कास्टिंग में मिलेगी। उसके बाद आपको बेसिक्स आप डिवाइस, कुछ आपको डिवाइस के बारे में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में आपको इस चैप्टर नंबर 39 में पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 40 में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के गैर परंपरागत सोर्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है।
तो यूनिट नंबर 4 में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर सर्किट, ऑक्सीलेटर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रैक्शन, सिस्टमैटिक कास्टिंग, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यह चैप्टर आपको रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हमारे यहाँ ITI के लैब में सारा सामान पड़ा हुआ है इलेक्ट्रीशियन का। मैं आपको थियरी के साथ साथ जो भी पॉसिबल वाली चीज़ें होंगी, जो प्रैक्टिकल करने लायक होंगी, वो सारे प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आप देखे होंगे और आगे कंटिन्यू अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।